नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा या इतिहास के बेसिक के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इतिहास के बेसिक की जानकारी की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे बीत चुके अतीत या बीती हुई बातों को हमें बताता है। अब अतीत जो हमारा है वो दो प्रकार से निर्भर करता है कि क्या यह इतिहास है या नहीं। क्या हमारा बीता हुआ सभी समय इतिहास कहलाएगा? नहीं, जो बीता हुआ सभी समय है वो इतिहास नहीं कहलाएगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने की शुरुआत करेंगे। इतिहास या हिस्टोरी। हिस्टोरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया जिसका अर्थ होता है खोजबीन करके निकाली गई जानकारी। खोजबीन करके निकाली गई जानकारी। और यूनान के ही एक व्यक्ति हेरोडोटस ने सर्वप्रथम हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अतीत के बारे में घटी घटनाओं का जिक्र किया। सर्वप्रथम यह हिस्टोरिका किताब हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई जिसमें अतीत में घटी घटनाओं का जिक्र हुआ। यह घटना निश्चित रूप से घटी हुई थी, तब इन्हें हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा गया। तो मैंने पहले पूछा था कि क्या अतीत में घटी सभी घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे? नहीं, इतिहास में घटी ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हमारे पास पुरातात्विक, साहित्यिक या कोई अन्य स्रोत हो, जैसे उसके बारे में यह स्रोत हमें पता हो कि हाँ, यह घटना उस समय निश्चित रूप से घटी थी। हम हर अतीत की बात को इतिहास नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास एक ग्रंथ है, यह लिखित है जिसमें पुरानी जो घटनाएं घटी होती हैं उनके स्रोत के अनुसार लिखा गया है। अब जिस घटना के बारे में हम कभी जानते ही नहीं, जिसका जिक्र ना किसी स्रोत में हुआ है ना किसी किताब में हुआ है, हम उसे इतिहास कैसे कह सकते हैं? ये काल्पनिक बातें होती हैं, निश्चित रूप से काल्पनिक बातें हैं जो सिर्फ हम सुनते हैं। जैसे अगर आपसे कह दें कि जो स्मारक ताजमहल आगरा में बना हुआ है और शाहजहां ने इसे बनवाया है, अगर हम ताजमहल न देखे होते या ताजमहल हमारे पास इसके कुछ स्रोत न होते ताजमहल के, तब क्या हम इसको इतिहास मानते? तब हम इसे वो किस्सा मानते जो बच्चों को काल्पनिक रूप से सुनाई जाती है। इसका अर्थ हुआ कि इतिहास जो है हमारे तत्वों पर, तथ्यों पर आधारित है। यह घटना जो है वह इतिहास घटित हो चुकी है। अब आपसे पूछें इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्टोरी। तो इतिहास के आपके पूरा तात्विक स्रोत जो है, पूरा तात्विक स्रोत जो आपके हैं वो हैं अभिलेख। अभिलेख मतलब कि जब किसी चट्टान पर, पत्थर पर, किसी लकड़ी के तख्ते या किसी इमारत की दीवारों पर जब हम कोई चीज़ या किसी लिपि या किसी भाषा में कोई चीज़ लिखे होते हैं तो हम उसे अभिलेख कहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनका उच्चारण या जिसका वर्णन हमारे इतिहासकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक का माना जाता है, जिसको जेम्स प्रिंसेप
जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1835 ईस्वी में उच्चारण किया गया, जिसमें अभिलेखों में अशोक के बारे में लिखा गया था। तब हमें सम्राट अशोक के बारे में सब जानकारियां मिली। यह हमारा पुरातात्विक स्रोत है। अगला स्रोत क्या है? अवशेष। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहाँ के कुछ अवशेष मिले, जिसके द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि हाँ, यह जो सभ्यता थी यह प्राचीन समय में या अतीत के समय में यह सभ्यता पाई जाती थी। अगर हमारे पास इसके प्रमाण नहीं होते तब हम इसे एक किस्से के रूप में सिर्फ सुनते, अतीत में घटी घटना जिसके बारे में कोई प्रमाण हो, वह पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण हो सकता है। उसके बाद आपका आता है स्मारक। स्मारक के बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जो ताजमहल आपका है जो बनाया गया, अगर स्मारक बना नहीं होता, सिर्फ हम ताजमहल का नाम लिए होते कि ताजमहल एक स्मारक है जो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया और मुमताज महल के लिए बनवाया गया, जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, और इसे हम प्रेम की निशानी करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रेम की निशानी आप 14वें बच्चे के मरते समय अगर आपकी प्रेमिका मर जाती है तो आप उसके लिए कोई स्मारक का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम ताजमहल या प्रेम की निशानी करते हैं। किसी की रहते जो होती है उसे फिक्र कहा जाता है, किसी की ना रहते हो तो उसे गम कहा जाएगा या पछतावा कहा जाएगा। अब कहता है मूर्तियां। मूर्तियां जैसे कि आप जानते होंगे कि जब हड़प्पा जो है सभ्यता, जो हाँ सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की जगह की जब खुदाई चल रही थी तो उस समय वहां पर एक मूर्ति मिली जिसमें एक औरत के पेट में से वृक्ष निकलता हुआ दर्शाया गया। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ के लोग जो है कि पृथ्वी को माता मानते थे या उर्वरा की देवी मानते थे और वह उसकी पूजा किया करते थे। तो मूर्तियों के द्वारा हमें प्रमाण मिल गया सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब आता है आपके सिक्के। सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिक्कों के द्वारा हमें कुछ बातें पता चलती हैं जो कि शायद हमारे अभिलेख, अवशेष या स्मारक या मूर्तियों में न पता चले। जैसे समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत का नेपोलियन। जो इसने सिक्के चलवाए हुए थे उन सिक्कों पर इसकी एक चित्रांकित किए गए, जिस चित्र में दर्शाया गया कि समुद्रगुप्त वीणा वादन कर रहा है। तो सिक्कों पर दर्शाए जाने के कारण हमें पता चला कि यह एक अच्छा वीणा वादक था। समुद्रगुप्त हमारा जो है एक अच्छा वीणा वादक था और उस समय वीणा एक प्रचलित वाद्य यंत्र था जो कि भारत के प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। तो यह जानकारी हमें सिक्कों के द्वारा मिल गई। सिक्के हमारे पुरातात्विक स्रोत में आ गए। अब आपका आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत आपके धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ में आपके पुराण हो गए, वेद हो गए, 4 वेद हैं, आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो ये सब हमारे धार्मिक स्रोत हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। गैर धार्मिक में आपके कवियों के द्वारा लिखे गए, या जैसे लिखा गया था पंचतंत्र, अभिज्ञान शकुंतलम,
ये जो किताबें लिखी गई थी, गैर धार्मिक किताबें जो थी, ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन यह साहित्यिक स्रोत हैं। धार्मिक भी हमें जानकारी देती हैं, ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे भविष्य में कौन कौन से, नहीं भविष्य सॉरी, हमारे भूतकाल में या हमारे अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। अब आपका अगला आता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इससे यह मतलब निकलता है कि जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए थे या भ्रमण के लिए आए थे, वो हम लोगों की जैसी स्थिति देखे उसके अनुसार वो अपनी किताबों में हम लोगों का जिक्र किए। यहाँ की अगर वो अच्छाई देखे तो अच्छाई को लिखते चले गए और बहुत अच्छा लिखे। जिसने यहाँ की कुछ बुराइयों, कुरीतियों और प्रथाओं को देखा वो हमारी थोड़ी सी बुराई करते चले गए। तो विदेशी यात्रियों के जो विवरण होते हैं यह भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात आती है, क्या अतीत में घटित या घटी हुई सभी घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे? प्रश्न पूछ सकता है कि क्या अतीत में घटी सभी घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे? नहीं, इतिहास एक ग्रंथ होता है। अतीत में घटी वो घटनाएं जिनके बारे में हमारे पास स्रोत हैं, तथ्य हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि हाँ यह घटना उस समय घटित हुई थी। जैसे सम्राट अशोक के बारे में आपको बताएं, समुद्रगुप्त के बारे में बताएं, ताजमहल स्मारक, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो होता है, रामेश्वरम मंदिर आप समझ सकते हैं। जो हमारे यहाँ इमारतें बनी हुई हैं, सांची का स्तूप हमारा बना हुआ है, उसका जिससे जितनी स्मारक हमारे बने, मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियों की खुदाई होती है, वहाँ पर कुछ लिपि वगैरह मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हाँ ये हमारे इतिहास में घटित घटनाएं हैं। अब आता है कि इतिहास के कितने भाग हैं। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारत सबसे बड़ा क्षेत्र घेरे हुए है। दूसरा आपका है मध्य कालीन भारत। तीसरा आपका है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो हमारा है वो 3 भागों में बांटा गया है और सबसे कम जानकारी हमें प्राचीन भारत के बारे में ही है। इससे पहले अलग करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में हमें सिर्फ अवशेष मिलते हैं, हमारे पास कोई भी अभिलेख नहीं मिले जिससे यह प्रमाणित हो जाए या हमें उसके बारे में अधिक जानकारी मिले। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें अवशेष और अभिलेख दोनों मिलते हैं, लेकिन उन अभिलेखों का उच्चारण हम नहीं कर पाए हैं। कुछ अभिलेख आते हैं जिनका उच्चारण हम नहीं कर पाए, कुछ हैं जिनका उच्चारण हो चुका है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में आपके अवशेष तो हैं ही, अभिलेख भी हैं और इन अभिलेखों का हमारे पास उच्चारण भी है। अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल को आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।